विकास के बारे में देख रहे थे। ठीक है, किस प्रकार से बोली से विभाषा और विभाषा से भाषा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था भाषा के कितने रूप कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। ठीक है, दूसरा बताया था भाषा के अंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा वाक्य। तीसरा क्या है? वाक्य। और भाषा की 2 विशेषताएं, पहली लिपि, दूसरी व्याकरण। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि वर्ण और वर्णमाला के बारे में, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। ठीक है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से या प्रयोग की दृष्टि से वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहा जाता है स्वर वर्ण और दूसरा कहा जाता है व्यंजन वर्ण। सभी को पता है, पहला कहा जाता है स्वर वर्ण, दूसरा कहा जाता है व्यंजन वर्ण। अच्छा, एक चीज और जो मैं आपको कल चर्चा भी किया हूँगा कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। याद रखिएगा। क्लियर है? सेकेंड थिंग इज दैट स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। अगर बोलेंगे कुल मूल वर्ण कितने होते हैं? कुल मूल वर्ण कितने होते हैं? तो 44। याद रखिएगा, कुल मूल वर्ण। और अगर बोला जाएगा कुल मानक वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 56। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 52 है। 4 और वर्ण कौन कौन से आते हैं? एक आता है ख, डॉट रहेगा, ज और फ और औ। ये 4 वर्ण टोटल कितने हो गए? 56। इसे मानक वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक वर्ण। तो कुल मानक वर्णों की संख्या कितनी है बोलेंगे तो 56। प्रश्न के हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए स्वर वर्ण कितने हैं? 11। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहेगा, उसको नहीं देखना है, आपको याद रखना है कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात ये आती है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन वर्णों के उच्चारण के समय किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता। बिना अवरोध के इसको उच्चारित किए जाते हैं। और तीसरी बात ये कि इन वर्णों के उच्चारण में या लेखन में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तब इस प्रकार के वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। याद रहेगा? 3 चीज है। पहला बताया हूं क्या? स्वतंत्र होते हैं। दूसरा बताया हूं बिना अवरोध के। और तीसरा अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। तब उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है।
अब देखिए क्या क्या आते हैं। पहला अ, आ, ई, उ, ठीक है, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये टोटल कितने हैं? 11। 11 वर्ण स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए री को मैं अलग कलर में लिखा हूं, क्या कारण है इसका? तो इसको याद रखिएगा, ये जो री है इसका उच्चारण व्यंजन वर्ण के माध्यम से किया जा रहा है। किसके माध्यम से? व्यंजन वर्ण के माध्यम से हम री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। व्यंजन वर्ण के माध्यम से किया जा रहा है। क्लियर? तो अगर देखिए पूछा जाएगा उच्चारण की दृष्टि से कुल स्वर कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 10। री को शामिल नहीं करेंगे, याद रखिए। प्रश्न कैसे घुमाता है। अब क्या होता है, कई बार व्यापम में 10 को आंसर ले लिया है तो कई बुक में 10 को छाप देगा। समझ में आया कारण? 10-11 का अंतर जो आता है इन्हीं कारणों से आता है। लेखन की दृष्टि से स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। या इसको दूसरे तरीके से ये बोल देगा, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वर्ण स्वर वर्ण नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा वर्ण स्वर वर्ण नहीं है? कौन सा नहीं है? ऋषि का री। समझ में आ गया? अभी जो रिसेंट में टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें तकरीबन 15 जो क्वेश्चन आए थे उसमें 3 से 4 क्वेश्चन नहीं है वाला आया था, देखे होंगे तो। ठीक है, तो मान के चलिए जब 15 क्वेश्चन में कितना 4 से 5 क्वेश्चन नहीं है वाला आएगा, 2-3 क्वेश्चन उपरोक्त सभी वाला आएगा। ठीक है, तो जहां नहीं है रहता है और उपरोक्त सभी रहता है उसको थोड़ा सा आपको बारीकी से देख के बनाना पड़ेगा, नहीं तो बनाओगे इसकी तो गारंटी है लेकिन सही बनाने की गारंटी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो उसको हिसाब से बनाना है अपने को। ठीक है, तो यहां पर उच्चारण की दृष्टि से कितने? 10। अब इसमें एक आता है मात्रा। क्या आता है? मात्रा। हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? और मात्रा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है मात्रा? उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय उसे क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। कितनी है? 10। क्लियर है? याद रखिएगा। अब एक जो है जो शामिल नहीं है वो कौन से वर्ण की, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? इनमें से आ। किसकी? आ की मात्रा नहीं होती। लेकिन बाय डिफॉल्ट सभी में यह वर्ण शामिल होता है, अवर्ण। जब इस वर्ण को, अवर्ण को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, तब वहां पर एक चिन्ह लगाते हैं। उस चिन्ह को क्या कहा जाता है? हलन। क्या कहा जाता है? हलन। अभी आपके एग्जाम में एक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आया था, देखियो, पेपर को देख लेना। टेट के एग्जाम में जो आया था अभी रिसेंट में, कोई भी एग्जाम, ठीक है, सभी को पेपर को देखना है। पेपर से आपको क्वेश्चन मिलेगा और थिंकिंग लेवल पता चलता है कि अभी क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से 10, कुल मात्राएं कितनी हैं? 10। अब 2 वर्ण और आता है, कौन कौन सा?
एक आता है अम और एक आता है आहा। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह या स्वर मिश्रित व्यंजन या नपुंसक वर्ण। तीन नाम हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है। पहला कहा जाता है क्या? अयोगवाह वर्ण। एक बार प्रश्न आया था, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2 है। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 2 है, याद रखिएगा। क्लियर है? इसके अलावा इसका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह मतलब क्या होता है? अयोग धन वाह, 2 शब्द से बना है। अयोग मतलब बिना योग के, न ही इसको स्वर वर्णों में शामिल किया गया है, न ही व्यंजन वर्णों में शामिल किया गया है। वाह मतलब होता है फिर भी अर्थ वहन करना। स्वर और व्यंजन में शामिल न करने के बावजूद अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? अयोगवाह वर्ण। दूसरा है स्वर मिश्रित व्यंजन, एक ऐसा व्यंजन जिसमें स्वर शामिल है, स्वर मिश्रित व्यंजन। अम को हम किस प्रकार से लिखते हैं? अ और म। आहा को किस प्रकार से लिखते हैं? अ और अ। क्लियर है? तो यहाँ पर इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर मिश्रित व्यंजन। और नपुंसक वर्ण कहने का मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य की स्थिति, और दोनों के बीच में ही रखा जाता है इसको। हम ना तो शुरू में लिख सकते हैं इसको, न व्यंजन के लास्ट में लिख सकते हैं, उसके बाद तो संयुक्त वर्ण आ जाता है। क्लियर? तो बीच में रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नपुंसक वर्ण। क्लियर है? तो एक चीज यहां पर याद रखिएगा। दूसरा जो है अम, इसे कहते हैं अनुस्वार। इनमें से कौन सा वर्ण अनुस्वार में शामिल है? ठीक है, तो कौन सा है? अम की मात्रा। ठीक है, और लास्ट आपका है अह, इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। क्या कहा जाता है? विसर्ग। ठीक है, तो अम जो है इसको हम चिन्ह के द्वारा, ये अम की मात्रा इस प्रकार से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अभी अभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आया था, इनमें से कौन से वर्ण में, ठीक है, अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? हाँ, क्या बोल रहे थे? आया था ना? ठीक है, तो ये अनुस्वार कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अम की मात्रा 2 प्रकार से, या तो ऐसे रख सकते हैं या अर्धचंद्राकार बिंदु। अर्धचंद्राकार बिंदु 2 चीजें हैं, या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से। हाँ, दोनों के लिए। तो यहां पर क्या होता है, जैसे जो तत्सम शब्द होते हैं, जो क्या होते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम मतलब होता है संस्कृत का। तो जो तत्सम शब्द रहेगा उसमें इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे दंत, जैसे हम बोलेंगे दंत। लेकिन जो तद्भव शब्द होगा, अभी तत्सम और तद्भव बताऊंगा। तद्भव शब्द जो रहेगा, मतलब हिंदी का जो शब्द है, उसमें किसका प्रयोग करेंगे? इस मात्रा का। इसमें क्या होगा? दंत का क्या बोलेंगे? दांत। दंत का क्या बोलेंगे? दांत। समझ में आ गया? मतलब जो संस्कृत का शब्द रहेगा उसमें ये मात्रा का प्रयोग करेंगे, और जो हिंदी का शब्द रहेगा उसमें अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये जो है आपका अनुस्वार कहा जाता है इसको। एक ही है अनुनासिक, एक तो हम अनुनासिक स्पेशली बोलते हैं जब व्यंजन के बारे में, अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, तो अनुस्वार मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हवा सिर्फ नाक के माध्यम से बाहर निकलेगा। किसके माध्यम से? नाक के माध्यम से। जैसे आप बोलिए दंत और दांत, अंतर आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा, यहां पर जब आप दंत बोलेंगे
तो नाक में झनझनाहट स्पष्ट महसूस होगी। लेकिन जब आप दांत बोलेंगे, जब आप दांत बोलेंगे तो झंझनाहट कम हो जाएगी। तो इसी सूरत में इसको कहा जाता है अनुनासिक। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। जहां पर नाक और मुंह दोनों से जब बाहर निकलता है हवा, जहां पर क्या होता है, नाक और मुंह दोनों से जब हवा बाहर निकलता है तब उसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक कहा जाता है। और जब हवा सिर्फ नाक के माध्यम से बाहर निकले तब उसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अनुस्वार मतलब होता है अम की मात्रा, और ये जो है आपको क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। हाँ, अनुनासिक में चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अं की मात्रा। ठीक है, अभी आगे और बताऊंगा मैं। अनुनासिक का प्रयोग व्यंजनों में भी होता है। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे। ठीक, नेक्स्ट करूं। अब देखिए अगला जो है आपका स्वर वर्णों में ही अलग अलग प्रकार। स्वर वर्णों में ही अलग अलग प्रकार। स्वर वर्ण का वर्गीकरण, इसको कहते हैं क्या? स्वर वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो प्रकार आता है यही है मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। सबसे पहला क्या है? मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के 3 प्रकार हैं। पहला बोला जाता है ह्रस्व या लघु। ह्रस्व या लघु। दूसरा कहा जाता है गुरु। दीर्घ। ह्रस्व का उल्टा दीर्घ होता है। ठीक है, और लघु का उल्टा गुरु। और तीसरा है लुत वर्ण। मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि मात्रा के आधार पर या उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। क्लियर है? प्रकार से 1 या 2 प्रश्न आ जाता है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, अलग अलग प्रकारों का सिर्फ वहां पर नंबर रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। तो ह्रस्व मतलब होता है क्या? ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व। हर्ष नहीं, ह्रस्व, कम समय। यहां पर आता है 4 वर्ण, अ, ई, उ और री। 4 वर्ण आते हैं, याद रखिएगा, अ, ई, उ और री। अब यहीं पर एक प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में, एडीओ के एग्जाम में आया था ये प्रश्न। ठीक है, इनमें से कौन सा समूह मूल वर्ण को प्रदर्शित करता है? मूल वर्ण को। ठीक है, तो यही जो 4 वर्ण है, यही जो 4 वर्ण है, इन्हीं 4 वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? मूल वर्ण या मौलिक वर्ण। मूल वर्ण या मौलिक वर्ण, या इसको ही कहते हैं एकमात्रिक। क्या कहते हैं? एकमात्रिक। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया, इनमें से कौन सा वर्ण मूल वर्ण नहीं है? यही आएगा एग्जाम में, इनमें से कौन सा वर्ण मूल वर्ण नहीं है? पहला दे देगा अ, दूसरा दे देगा ई,
तीसरा दे देगा ए, चौथा दे देगा बी एंड सी। क्या होगा? बी एंड सी। अब पहला सर बोले हैं, बोल किसी को तुरंत शर्ट से लगा के मत आ जाना, पहले और ऑप्शन को देख भी लेना कहीं और क्या दिया है। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, याद रखना। अगर आप वहां पर ओवर एक्साइटेड होके दूसरे ही ऑप्शन में लगा दिए टिक, तो तीसरा और चौथा आपको नुकसान पहुंचा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन के देखना है और यह भी देखना है कि है वाला पूछा है या नहीं है वाला पूछा है। जब भी नहीं है वाला रहे उस समय अपने आप को कहीं दूसरी जगह मत लगाना, नहीं तो दूसरी जगह लगा के फिर से पढ़ोगे तो नहीं है नहीं दिखेगा, फिर है वाला दिखता है। समझ में आया? अगर गलती से उस समय सील मोहर वाला वो चपरासी आ गया और पहले पेज में चले गए, फिर उस क्वेश्चन को देखोगे तो फिर नहीं दिखेगा, नहीं है दिखेगा लास्ट में। समझ में आ गया? तो जब भी नहीं है वाला रहेगा उसको फूक फूक के बनाना, याद रखना, नहीं तो गलती होगी इसकी गारंटी 100%। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी। कौन सा होगा? डी। नहीं है वाला है, और मान लो है रहता तो क्या होता? ए। समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे ही आयोग ऐसे ही घुमा घुमा कर जो है प्रश्न बनाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो है आपका दीर्घ या गुरु, जिसमें क्या होगा? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। इसमें क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले आता है आ। अब आ बोलेंगे तो समझ ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर बच्चे लोग को खिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? अ बोलते हैं कि आ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आ। अ बोलेंगे तुरंत आ बोल के बंद कर देगा, मुंह खिला ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या है? आ। उसके बाद ई। दिल्ली जैसे बोलेंगे तो दिल्ली बोलेंगे द में छोटी की मात्रा कम समय और ल में बड़ी की मात्रा, इसीलिए ज्यादा समय। दिल्ली, चक्की, बिल्ली। समझ में आ गया? अगला ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 वर्ण होते हैं और इसमें कितने हैं? 7 वर्ण। कितने हैं? 7 वर्ण। तो मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आया कि दीर्घ वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या है? 7। इसे द्विमात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक। क्लियर है? इसके अलावा ये जो 4 वर्ण हैं, इसे संयुक्त स्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 स्वर वर्णों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। ए कहते हैं तो क्या होता है? अ धन ई बराबर ए, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक है, तो ये 4 वर्ण है, इनका निर्माण 2 स्वर वर्णों के योग से हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर है? अब तीसरा आता है प्लुत वर्ण। तीसरा आता है प्लुत वर्ण। इसमें क्या होगा? एक में कम समय, एक में अधिक समय और एक में बहुत अधिक समय। एक में बहुत अधिक समय। तो बहुत अधिक समय कुछ स्पेशल क्रियाओं में दिया जाता है, जैसे रोने और चिल्लाने और गाने। रोने, चिल्लाने, गाने आदि क्रियाओं में
प्लुत वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें फिक्स नहीं है कोई भी वर्ण, ठीक है। जैसे रामू इधर आ, रामू बोलेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से आप देखे होंगे चिन्ह बनता है। म में जो उ की मात्रा है उसमें हमने अतिरिक्त समय दिया, उसमें हमने अतिरिक्त समय दिया। क्लियर। एक वर्ण है ओम, 3 वर्णों का समय लगता है इसमें, ओ उ और म। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिसमें तिगुना समय लगता है। कितना लगता है, तिगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जो आ चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जो प्रकार है ये क्या आधार पर है, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलिए सेकंड। दूसरा आता है जीव की अवस्था के आधार पर। जीव की अवस्था के आधार पर, जीव की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। मान लीजिए प्रश्न आएगा कि जीव की अवस्था के आधार पर स्वर वर्णों के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला अग्र, दूसरा, तीसरा अग्र स्वर किसे कहेंगे, तो ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ का अगला हिस्सा उठता है या क्रियाशील होता है। अगला हिस्सा उठता है या क्रियाशील होता है, उसे क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। एक आता है पश्च स्वर। पश्च मतलब पीछे। ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण के समय जीभ का पिछला हिस्सा उठता है या क्रियाशील होता है, उसे क्या कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे। और मध्य स्वर, बीच वाला भाग नहीं उठेगा कभी, ठीक है, इम्पॉसिबल। ऐसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण के समय जीभ एक समान अवस्था में होता है। क्या होता है, एक समान अवस्था में होता है, न्यूट्रल रहता है, कोई मूवमेंट नहीं रहता, उसे क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। याद रहेगा, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर आता है, जहां से एग्जाम में यही से प्रश्न आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर 2 प्रकार से पूछ सकता है। पहला, इनमें से कौन सा मध्य स्वर है, पहला प्रश्न। दूसरा, इनमें से कौन सा अग्र स्वर नहीं है। पहला है वाला, दूसरा नहीं है वाला। तो देखिए 11 जो स्वर वर्ण है, कितने, 11 स्वर वर्ण। इसमें एक वर्ण ऐसा है जिसमें आपका जीभ कोई मूवमेंट नहीं करेगा। वो वर्ण कौन सा है, आ। कौन सा है, आ। उच्चारण करने से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अ क्या होगा, क्या होगा, मध्य स्वर। यही आया था मेरे ख्याल से एग्जाम में, और यही आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में यही आया, इनमें से कौन सा मध्य स्वर है, इनमें से कौन सा मध्य स्वर है, ठीक है। तो अ जो है आपका ये क्या है, मध्य स्वर। इसके बाद आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ।
ये सभी क्या हैं? स्पष्ट स्वर। क्या हैं? स्पष्ट स्वर। और बाकी जो भी बचे क्या क्या? ई और बड़ा ई और री और ए और है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और 1 11। क्लियर है? अब वो री को पूछ देगा। री री जब आप उच्चारण करोगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। री कहेंगे तो कौन सा हिस्सा उठ रहा है? अग्र हिस्सा। समझ में आ गया? अब आपको याद करना है इसको। तो देखिए याद करने का तरीका, पहला, दूसरा और तीसरा। अ को याद कर लेना, याद करने की आवश्यकता नहीं। जब आप उच्चारण करोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अ क्या है? मध्य। अ क्या है? मध्य। 3 है, 3 देखो 3। इन सभी में क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो 3 नंबर वाला जितना भी वर्ण रहेगा ये कहाँ जाएगा? स्पष्ट में। आगे पीछे मत करना, बस क्रम को, स्पष्ट को पहले लिख के फिर खोजते रहोगे और डाल दोगे सबको अग्र में, तो वैसा मत करना। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा। और इसमें अ है, देखो अग्र में अ है तो अ इसमें शामिल नहीं होगा। एक दूसरा तरीका याद करने का ट्रिक। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग रहता है, इसको स्पेशली 2-3 बार प्रैक्टिस जब करोगे तब वो दिमाग में बैठता है। क्योंकि मैं इसको बनाया हूँ, मेरे को याद रहता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ तो आपको 2-3 बार इसको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद आपको जब भी इस प्रकार से आएगा तो तुरंत आपसे बन जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आप क्योंकि आज पढ़ा दूंगा, 4 दिन बाद पूछूंगा तो भूल जा रहोगे, इसकी गारंटी। हिंदी पढ़ाऊंगा बस उसी में, जबकि आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट तैयार करना रहता है। ठीक है? तो ये 3 नंबर वाला रहता है वो किसमें आएगा? स्पष्ट में आएगा। ठीक है? और जिसमें 3 नहीं है, देखो किसी में 3 आकृति नहीं बन रही है। ठीक है? तो क्या होगा? ये अग्र होगा। और एक तो यहीं पर बता रहा है अग्र में अ है, मतलब इसमें अ नहीं होगा, पहले से ही अ उसमें आ गया है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से चीजों को जोड़ के याद करोगे तो लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो ये जो आधार है इसे कहते हैं किस आधार पर? जीव की अवस्था के आधार पर। क्लियर है? चलिए अगला प्रकार देख लो, लिख लो जो लिखना है या फोटो खींचना है, जो भी है। हो गया? नेक्स्ट तीसरा प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर। किस आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। हमारा जो ओंठ किस प्रकार से आकृति ले रहा है उस आधार पर, ठीक है, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो 2 प्रकार आता है इसमें। पहला आता है वृत्तमुखी, ठीक है, या गोलक या गोलीय। और दूसरा आता है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या अगोलक या अगोली। 2 है ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है? ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के समय ओंठ गोल हो जाए, वृत्त के समान बन जाए, उसे क्या कहेंगे? वृत्तमुखी या गोलक। और ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण के समय ओंठ गोल की आकृति ना ले, उसे क्या कहेंगे? अवृत्तमुखी या अगोलक। कौन कौन से वर्ण में ओंठ को गोल करना पड़ेगा? कौन सा होगा? ऊ और बड़ा ऊ और ओ तो है ही, और ये वर्ण। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बोलते हैं क्या? डॉक्टर क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो वहां भी क्या होगा? गोल बनेगा। ठीक है? तो ये सारे वर्ण क्या कहलाएंगे? गोलक या वृत्तमुखी। ठीक है? और बाकी जितने भी वर्ण हैं, अ है, आ है, ई है,
ई है, री है और ए है और ऐ है। ठीक है, ये सारे जो हैं, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? आवृत्तमुखी। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से इसको देख लो। इसके बाद अगला जो है आपका, अगला आता है हाँ अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, चौथा प्रकार अनुनासिकता के आधार पर। ठीक है, इसमें दो प्रकार आता है। एक आता है निरानुनासिक और एक आता है अनुनासिक। ठीक है, एक आता है निरानुनासिक और एक आता है अनुनासिक। ठीक है, इसी ही निरानुनासिक को मौखिक स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौखिक स्वर। निरानुनासिक मतलब होता है क्या? जिसमें हवा सिर्फ मुंह के माध्यम से बाहर निकले, जिसमें हवा सिर्फ मुंह के माध्यम से बाहर निकले, उसे क्या कहा जाएगा? निरानुनासिक। इसीलिए इसका नाम है मौखिक स्वर। और अनुनासिक में मैंने बताया नाक और मुंह, नाक और मुंह। तो जितने भी स्वर वर्ण है, जिसमें जैसे मैं बोलूंगा अ या आ, या आ, ये क्या आएगा? निरानुनासिक में। एक बार आया था यही प्रश्न। ठीक है, और अगर ये मात्रा आ गई जहां भी अर्धचंद्राकार बिंदु, अर्धचंद्राकार बिंदु, तो ये क्या होगा? अनुनासिक होगा। क्या होगा? अनुनासिक होगा। अब प्रश्न वही आ सकता है, इनमें से कौन सा निरानुनासिक वर्ण है? इनमें से कौन सा निरानुनासिक वर्ण है? जैसे पहला आ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ऑल। क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझ में आ गया? मान लीजिए इसी में कोई इस प्रकार से रहता, ठीक है, और ऑप्शन क्या रहता? यहाँ पर चेंज हो जाता। क्या होगा? बी एंड सी बोथ। तब ऑप्शन क्या होता? बी एंड सी बोथ। जब भी ये मात्रा आएगी तो समझ जाना ये क्या होगा? अनुनासिक होगा। क्या होगा? अनुनासिक होगा। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्रश्न ये भी आ सकता है, कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया। ठीक है, ये आपका है तीसरा प्रकार। ठीक है, चौथा प्रकार। चौथा था ना? ठीक, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट करूं? जितने भी हैं जिसमें आप अनुनासिक की मात्रा नहीं लगाए स्वर वर्ण, वो सारे स्वर वर्ण इसी में आएंगे। जब आप मात्रा लगा देंगे तब किस में आएगा? अनुनासिक में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है आपका मुख द्वार या मुखाकृति। मुख द्वार या मुखाकृति के आधार पर पांचवा प्रकार है। ठीक है।